Hello everyone, welcome to Economics Window by Garima Singh. This is the part 2 of electoral politics. Today let's discuss more about the elections, right? What is election campaign? Campaigning क्या होती है? जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा खुल के बातें बताते हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन, तो यहाँ ऑब्वियसली जो पार्टीज कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शन वो अपनी प्रोग्राम और पॉलिसीज़ के बारे में लोगों को बताएंगी, उनको अवेयर करेंगे ताकि यहाँ के लोग उनको एज द रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करें जो कि उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट रन करेंगे, राइट? तो इलेक्शन कैंपेन जब मैं बात करती हूँ स्पेसिफिकली इन इंडिया टेक्स प्लेस फॉर द 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग द इलेक्शन एंड द कंक्लूडिंग 48 आवर्स बिफोर द डेट ऑफ पोलिंग। मतलब 2 हफ्ते, वो वाले 2 हफ्ते जब सारी फाइनल लिस्ट आउट हो जाती है कि कौन सी जगह से कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, और 48 घंटे पहले, सपोज 10 दिसंबर को हमारे इलेक्शंस होने हैं और 48 आवर्स बिफोर मतलब 2 दिन पहले बंद हो जाएगी, विच इज द 8 दिसंबर कैंपेनिंग बंद हो जाएगी। सो दिस इज द टाइम पीरियड असाइंड बाय द इलेक्शन कमीशन। अब आप सोचते होंगे कि कैंपेन के टाइम पे क्या होता है। जैसे आपने यूजुअली देखा है, ड्यूरिंग द कैंपेन द कैंडिडेट रीच आउट टू द वोटर्स, लोगों के पास जाते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स होल्ड इलेक्शन मीटिंग्स एंड रैलीज फॉर इन्फॉर्मिंग द वोटर्स अबाउट द पॉलिसीज एंड परस्यूडिंग देम टू वोट फॉर देम। उनको अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं। बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं इन दिनों में ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जा सके कि उनकी पॉलिसी क्या रहेंगी अगर वो पावर में आएंगे, और वो क्या क्या प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ बनाएंगे उनके लिए, ताकि लोग उनकी पॉलिसीज़ के बारे में जान के उनको वोट करें। बेसिकली द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज़ टू गिव पीपल चांस टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, द गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज दे प्रेफर। तो ऑटोमेटिकली क्या है, इट मीन्स इलेक्शन चांस दे रहा है लोगों को ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सके, गवर्नमेंट कौन चलाएगा उनको चूज कर सके, और किस तरह की प्रोग्राम और पॉलिसी उनको चाहिए वो चूज कर सके। ड्यूरिंग द कैंपेन हमने बहुत सक्सेसफुल स्लोगन्स भी सुने हैं, जैसे कि गरीबी हटाओ। कांग्रेस गवर्नमेंट जब इंदिरा गांधी जी थी 1971 में, ये हमें बहुत ज़्यादा स्लोगन सुनाई देता था। सेव डेमोक्रेसी जनता पार्टी ने 1977 में यूज़ किया था। लैंड टू द टिलर्स, ये लेफ्ट फ्रंट पार्टी इन वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में 1977 में यूज हुआ था। और सबसे कॉमन एग्जांपल अगर दूं, तब मोदी गवर्नमेंट जब आई थी फर्स्ट टाइम तो उन्होंने क्या स्लोगन दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो हमें ऐसे स्लोगन्स भी सुनाई देते हैं ड्यूरिंग द कैंपेनिंग। ऑल्सो इन एन इलेक्शन कैंपेन नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, अब ये चीजें वो हैं जो कोई भी पार्टी या कोई कैंडिडेट नहीं करेगा ड्यूरिंग द कैंपेनिंग पीरियड। नंबर 1, ब्राइब और थ्रेटन द वोटर्स, ना तो तुम ब्राइब करोगे, ना तो तुम उनको रिश्वत दोगे, और ना ही तुम उनको डराओगे, बिकॉज इट इज अ डेमोक्रेसी, वन हैज राइट टू वोट टू देयर फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव, राइट? इन्फ्लुएंस द वोटर इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पे आपको यहाँ राजनीति नहीं करनी है। यूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर कैंपेनिंग, सपोज कोई एमपी है या एमएलए है, राइट? उसके इलेक्शन के टाइम में उसने फिर से कंटेस्ट किया है, तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज नहीं यूज कर सकता है वो टू गेन द वोट्स फ्रॉम द पब्लिक। ऑल्सो एक्सपेंड मोर देन 25 lakhs फॉर द लोकसभा इलेक्शन एंड 10 lakhs फॉर असेंबली इलेक्शन। तो ये कुछ मॉनेटरी लिमिट्स असाइन की है इलेक्शन कमीशन ने कि 25 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं होगा लोकसभा इलेक्शन में, और 10 लाख से ज्यादा इलेक्शन में खर्चा नहीं होगा इफ इट इज द स्टेट असेंबली इलेक्शन। नाउ अदर थिंग्स that a candidate or a party should not do is hold election propaganda in place of worship। जहां हमारी जैसे वर्शिप प्लेसेस हैं वहां अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा नहीं लेके जाएंगे। यूज ऑफ गवर्नमेंट आर्टिक्राफ्ट्स, व्हीकल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सेट्रा, कहीं भी सरकार की कोई भी रिसोर्सेज जैसे मैंने बताया उसको यूज नहीं करेंगे। एंड ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन मिनिस्टर्स कैन नॉट टेक पॉलिसी डिसीजन और स्टार्ट एनी बिग प्रोजेक्ट। भाई कोई इलेक्शन का टाइम आ रहा है नेक्स्ट इलेक्शन, और सडनली कोई नई पॉलिसी अनाउंस कर देते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं ताकि लोगों से वोट जीत सके, तो ऐसी कोई अनाउंसमेंट, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकते, राइट? उसके बाद बात करेंगे पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट। अ पर्सन विद हिज नेम ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू द पोलिंग बूथ, राइट? ये तो हमने किया था। कौन एलिजिबल है, हु इज
18 ईयर्स एंड अबव, तो वो जाके वोट कर सकते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है। साथ में उनको एक आइडेंटिटी कार्ड भी लेके जाना चाहिए, तब वो जाके अपना वोट कास्ट करते हैं। तो फिंगर के ऊपर एक छोटा सा मार्क करते हैं वहां जो जिनकी ड्यूटी होती है। इट शोज कि कैंडिडेट ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। ओके, द एजेंट्स ऑफ द कैंडिडेट आर परमिटेड टू बी सीटेड इनसाइड द पोलिंग बूथ फॉर ensuring दैट अ फ्री फेयर वोटिंग टेक्स प्लेस। तो एजेंट्स भी बिठाए होते हैं ताकि एक फ्री फेयर इलेक्शन को हम कैरी फॉरवर्ड कर सके। ये देखने के लिए एजेंट्स की कोई किसी को फोर्सफुली वहां वोट तो नहीं करवा रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज फॉर कास्टिंग द वोट्स इंस्टेड ऑफ बैलेट पेपर। एक टाइम था तो हम पेपर के ऊपर लिख के अपना वोट कास्ट करते थे, लेकिन अब ईवीएम्स के थ्रू होता है। सो यू गाइज नीड टू कमेंट डाउन बिलो कि ईवीएम्स का कॉन्सेप्ट कब आया इंडिया में, एंड स्पेसिफिकली इन द स्टेट ऑफ हरियाणा कौन से इलेक्शन से हमने ईवीएम का यूज करना शुरू किया है। ओके, नाउ उसके बाद जब सब लोग वोट कास्ट कर देते हैं, so counting of votes begin after a few days of the election. The final stage of the election is the day when the voter cast their vote. तो फाइनल स्टेज क्या है इलेक्शन की, तब सब जाके अपना वोट डाल देते हैं। That day is usually called the election day, और उस दिन को हम क्या बोलते हैं, election day, where every person whose name is on the voter list can go to the nearby polling booth situated in a government school or the office. तो कहीं भी जो नियर बाय बूथ है वहां जाके अपना वोट कास्ट करते हैं। So here I have posted the picture of EVM machine so that you are aware. आप देख रहे हो यहाँ मशीन पे, यहाँ जो व्हाइट वाला एरिया है, दिस शोज द पार्टी एंड द कैंडिडेट, और वहां आपके पास बटन है कि आपको कौन सी पार्टी या कैंडिडेट को आपको वोट कास्ट करना है, तो आप अकॉर्डिंगली वही बटन प्रेस करते हो, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। हमने प्रीवियस वीडियो में किया था फीचर्स ऑफ इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। तो अब हम बात करेंगे इंडिया के अंदर क्यों हम बोलते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। बिकॉज इन इंडिया इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय होम, इट इज कंडक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नेम इलेक्शन कमीशन। इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। एंड हु अपॉइंट्स द CEC विच इज द चीफ इलेक्शन कमीशन। कौन अपॉइंट करता है, इट इज द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स इट। Also, the CEC after the appointment is neither answerable to the government nor to the president. तो accountable नहीं है अपने actions के लिए। It takes all the decision related to the election. It declares the election date and also the result, right? The election commission has the power of punishing those candidates or the parties who violate the code of conduct. Code of conduct मतलब अभी जो हमने सारे rules बताए थे, कैंपेनिंग के टाइम पे किसी कैंडिडेट या पार्टी को क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई पार्टी वैसा करती है तो उसमें इलेक्शन कमीशन के पास पावर है उसको पनिश करने के लिए और उसकी कैंडिडेटशिप को रिजेक्ट करने के लिए। एंड ड्यूरिंग द इलेक्शन कमीशन सेट्स गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट सो दैट द गवर्नमेंट्स पावर आर नॉट मिसयूज्ड फॉर द विनिंग इलेक्शंस। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी गाइडलाइन सेट करती है इलेक्शन कमीशन, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जो पावर में है वो दोबारा से जीतने के लिए उस पावर को मिसयूज ना करे, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन। जब वोटर्स टर्नआउट का मतलब है कितने लोगों ने जाके वोट कास्ट किया। जब हम वोटर्स टर्नआउट के बेसिस पे हम देखते हैं कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है इलेक्शन के अंदर। जब मैं कंपेयर करेंगे इंडिया के वोटर्स टर्नआउट को टू दैट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ की जो वोटर्स टर्नआउट है वहाँ डिक्लाइन हुआ है, राइट। इतने ज़्यादा लोग नहीं आते हैं वोट कास्ट करने के लिए। वेयर एज इफ कंपेयर टू US वेयर द रिचर एंड द वाइट पीपल वोट द मोस्ट। और इंडिया के अंदर कौन वोट करता है ज़्यादा, इट इज़ द पुअर, द अंडर प्रिविलेज्ड एंड द इलिटरेट पीपल हु कम फॉरवर्ड एंड कास्ट देयर वोट। सो टर्नआउट से पता चलता है कि कितने लोगों ने आके अपना वोट कास्ट किया है। उसके बाद बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम। इफ द इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर इट फेवर्स द पावरफुल। अगर मैं एक्सेप्टेंस की बात करूं कि इलेक्शन के आउटकम जो रिजल्ट है उसको क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए, इसलिए क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते तो हमेशा रूलिंग पार्टी या पावरफुल पार्टी को ही फेवर किया जाता, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई पार्टी पावर में है तो वही पार्टी अगेन पावर में आ रही है। तो इट शोज कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं, राइट। हाफ ऑफ द सिटिंग MPs and MLAs lose the election in India. This shows that India's voters
are well aware of the functioning of the government and do not re-elect those representatives that fail in fulfilling their promise. और इंडिया में अगर बात करें, कितने सारे एमपी और एमएलए ऐसे हैं जो सेकंड टर्म के लिए नहीं इलेक्ट हो पाते हैं, री इलेक्ट हो पाते हैं. क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, और अगर करती है अच्छा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, डेमोक्रेटिक इलेक्शन दोनों ही तरह एक्ट करता है, एज अ रिवॉर्ड एंड एज एन पनिशमेंट. रिवॉर्ड फॉर वन who is actually working hard for the welfare of people, and punishment for the one who is sitting idle and doing nothing for the people, right? तो आपको पता चल जाता है कि लोगों की पसंद क्या है. Also, the candidate with money and muscle power often lose the election. तो एक्सेप्टेंस का एक और रीजन है कि जो कैंडिडेट है जो बहुत ज्यादा मनी और मसल पावर के साथ है वो भी लूज कर देते हैं इलेक्शन. Therefore, the outcome of election are normally accepted by the defeated party as the people's verdict. और जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो सब लोग उसको क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं, और क्यों डिफीटेड पार्टी, जो पार्टी हारती है वो भी क्यों मानती है? इट इज बिकॉज वो कहते हैं कि जनता की जो पसंद है वही रूल करेगा, वही सरकार बनाएगा. तो एज पीपल वर्डिक्ट डिफीटेड पार्टी भी आउटकम या रिजल्ट ऑफ इलेक्शन एक्सेप्ट कर लेती है. अब बात करेंगे चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन. भाई ऐसे क्या चैलेंजेस हैं अभी भी जो फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए चैलेंजेस या थोड़ी सी मुसीबतें पैदा करते हैं. नाउ द कैंडिडेट विद द एक्सेसिव मनी एंजॉय एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द स्मॉलर पार्टीज और द कैंडिडेट. सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज भी? जो कैंडिडेट है जिनके पास बहुत पैसा है वो अनफेयर एडवांटेज ले जाते हैं ओवर द स्मॉलर पार्टीज और द कैंडिडेट. नेक्स्ट, द कैंडिडेट विद द क्रिमिनल रिकॉर्ड डोमिनेट अदर्स एंड रिमूव देम फ्रॉम द इलेक्टोरल रेस बाय यूजिंग कोहेशन. तो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले होते हैं वो भी बहुत ही अपने डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं. तो ये इस कुछ चैलेंजेस हैं जिसको ओवरकम करना चाहिए विद टाइम, और न्यू हमें थोड़े से रिफॉर्म्स लाने चाहिए इसके अंदर. Some of the political parties are dominated by family who try to distribute tickets only to their relatives and family. तो कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो फैमिली पॉलिटिक्स करती हैं, टिकट्स भी अपने फैमिली में ही, अपने रिलेटिव्स में ही बांटती हैं. इसकी वजह से किसी और को चांस नहीं मिल पाता टू कम एंड कंटेस्ट इलेक्शन. ऑल्सो द स्मॉल पार्टी सफर ह्यूज सेटबैक एज कम्पेयर टू द बिग पार्टीज. जो रीजनल पार्टी हैं, जो छोटी छोटी पार्टीज हैं, उनको थोड़ा सा सफर करना पड़ता है एज कम्पेयर टू द बिग पार्टीज. And because of the above reason, many organizations and activists have been demanding a reform in the electoral system. और ये जो challenges अभी हमने discuss किए हैं, इन्हीं सब challenges की वजह से, इन्हीं सब reasons की वजह से कुछ ऐसे organizations हैं, activists हैं जो demand कर रहे हैं कि electoral system में भी reform यानी कि change आना चाहिए. So by this we have completed our chapter. I hope you have understood each concept, and if you have any doubt you can feel free to comment down in the comment section below, and I'll make sure I'll reach out to each one of you. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you like this video then do not hesitate to press in that thumbs up icon, and also if you are new to my channel make sure you like, share and subscribe to Economics Window for more amazing content. Thank you for watching.